हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक अच्छे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि MSc में एक फ़ेलोशिप मिलती है जिसमें 50,000 तक आप फ़ेलोशिप पा सकते हैं यदि आप MSc किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट है जिससे आप MSc कर रहे हैं तो उसमें आप 50,000 की फ़ेलोशिप आपको मिल सकती है। यदि आप रिसर्च करते हैं तो आपको 50,000 की फ़ेलोशिप मिल सकती है। जो कि ये फ़ेलोशिप क्या है, कैसे मिलती है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, इसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कब फॉर्म आते हैं, तो ये सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं इस अपने टॉपिक की ओर कि आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि ये जो 50,000 फेलोशिप है आपको कैसे मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट से MSc पे आप कर रहे हैं तो उससे आपको फेलोशिप मिल सकती है, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो एक फेलोशिप है जिसका नाम है CST UP SRF फेलोशिप। तो इसमें आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। इसमें क्या है, आपका जो CST UP है ये यूपी सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक समर रिसर्च, कौन सी, समर रिसर्च फेलोशिप, समर रिसर्च फेलोशिप स्टार्ट की गई थी। कौन सी समर रिसर्च फेलोशिप स्टार्ट की गई थी, जो कि कब कराई जाती है, जून में, जुलाई में एंड अगस्त में। इन 3 महीनों के अंदर ये रिसर्च करवाई जाती है जिसमें MSc वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट 50,000 रुपये देती है। इसका ड्यूरेशन 2 महीने का होता है, जिसमें कि आप जून में, जुलाई में भी कर सकते हैं या जुलाई या अगस्त में भी कर सकते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट की एक ये स्कीम है जो क्या करती है, आपको फेलोशिप देती है। इतना आप समझ गए होंगे। तो ये जो रिसर्च फेलोशिप है क्या है, तो इसे यूपी गवर्नमेंट, ये कौन किसकी है, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। कितने मंथ की होती है, 2 मंथ की होती है। कितने मंथ की होती है, 2 मंथ की होती है। कब ये रिसर्च हमें कब करना होता है, रिसर्च MSc में जब आप आते हैं तो MSc में आपको रिसर्च करने के लिए सरकार आपको 50,000 रुपये देती है। वो कैसे देती है, और रिसर्च 2 मंथ के लिए करना होता है। कब करना होता है, समर में करना होता है। अब बात आती है कि ये रिसर्च जो फेलोशिप है ये कब आपकी, इसका कब नोटिफिकेशन आता है और इसमें एलिजिबल कौन कौन है। तो इसमें आप इस समय यदि आप MSc फर्स्ट ईयर पे हैं, MSc फर्स्ट ईयर, या MSc सेकेंड ईयर में हैं, या आप MSc सेकेंड ईयर में हैं, और ये जो लोग BSc पास आउट होकर MSc फर्स्ट ईयर MSc में एडमिशन लेने वाले हैं, जब वो एडमिशन ले लेंगे तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से रिसर्च कर सकें। क्या कर सकें, रिसर्च कर सकें। तो वो लोग बहुत ध्यान से सुने जिनको BSc हो जाने के बाद जिनको MSc करनी है, और यदि वो MSc में कहीं भी एडमिशन लेते हैं उस दौरान वो फर्स्ट ईयर में या तो सेकेंड ईयर में ये रिसर्च का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें MSc कौन कौन से सब्जेक्ट से होनी चाहिए, या कौन कौन से सब्जेक्ट से MSc लड़का कर रहा हो तो इसमें एलिजिबल है। तो आपका MSc फिजिक्स से हो, किससे हो, MSc यदि आपका फिजिक्स से है, यदि आपका MSc केमिस्ट्री से है,
किससे है? केमिस्ट्री से है। यदि आपका बायोलॉजी की स्ट्रीम से है, बायोलॉजी में आप सब जानते होंगे, जूलॉजी से है, बॉटनी से है, एनवायरमेंटल साइंस से है, या आपका बायोटेक से है। एमएससी आपका, या तो आपका एमएससी एग्रीकल्चर से है। किससे है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में आपका चाहे वो हॉर्टिकल्चर से हो, जो उसी की सब ब्रांच हो जाती हैं, या आपका फॉरेस्ट्री से हो, ये किसी भी से हो, एग्रीकल्चर के अंदर जो आपकी एमएससी आती हैं, जैसे एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट्री एंड एमएससी एग्रीकल्चर, इनकी जो भी आपकी ब्रांच हैं, जीपीबी, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, इंटोमो, पैथो, कोई भी सब्जेक्ट से यदि आपका एमएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी बायोलॉजी है, एमएससी केमिस्ट्री है, या एमएससी फिजिक्स है, या आपका एमएससी मैथ से है, या आपका एमएससी स्टैटिक्स से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए एलिजिबल हैं? इस रिसर्च फेलोशिप के लिए। अब बात आती है कि ये इसका नोटिफिकेशन कब आता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नोटिफिकेशन कब आता है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि लड़का क्या होना चाहिए, एमएससी फर्स्ट ईयर में होना चाहिए या एमएससी सेकेंड ईयर में होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए उसका एमएससी, ये भी आपने जान लिया। और वो किसी भी इंस्टीट्यूट से एमएससी कर रहा हो, ये ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहा हो, किसी भी डिग्री कॉलेज से कर रहा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहा हो, वो एमएससी कर रहा हो, एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब बात आती है कि ये आपका जो फॉर्म है, ये कब आपका आता है, कब इसका नोटिफिकेशन आता है। तो इसका आपका नोटिफिकेशन फरवरी में या आपका मार्च में मिल जाएगा। किस में? फरवरी में या मार्च में इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये आप कैसे जानेंगे कि ये कब आता है और कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप इस मेरे चैनल में आप बने रहिएगा। मैं इसके बारे में जब भी फॉर्म आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा और इससे संबंधित सारी सूचना मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आगे जो आपका फरवरी मार्च जो आपका आएगा 2024 में, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आखिर ये कैसे क्या है और कैसे इसका फॉर्म भरेंगे और कब इसका लास्ट डेट है, वो सब आपको मैं बता दूंगा। तो इसका जो फॉर्म है वो फरवरी मार्च में आता है और इसमें आपका मई के आसपास में आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? रिजल्ट आ जाता है। अब इसमें जो रिजल्ट आता है वो किस बेसिस पे इस पे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन का बेसिस क्या है, ये भी आप सोच रहे होंगे इसका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें जो 2 मंथ रहते हैं, 2 मंथ में ये लोग आपको 25,000 पर मंथ इस फेलोशिप देंगे। कितनी? 25,000। ये आप जान लें, 25,000 पर मंथ देंगे। और जो इसमें जो भी सेलेक्ट होता है, तो सेलेक्ट होने के बाद वो इंडिया की किसी भी इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए जा सकता है। किसके लिए? रिसर्च के लिए जा सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें वो रिसर्च के लिए जा सकता है। 2 महीने रिसर्च करेगा और आपको गवर्नमेंट 25,000 2 महीने आपको रुपया देगी। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, या इसमें रिसर्च
जो इसमें रिसर्च का जो है रिसर्च एरिया एंड रिसर्च एरिया में आपको मैंने बता दिया, जिससे इसकी एमएससी होगी उसी में वो रिसर्च करेगा। और जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में मिल सकती है वो भी आप देख लीजिए। तो जो आपकी आईआईटी हैं उन पे आप जा सकते हैं, उन पे जा सकते हैं। जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं उन पे आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं। आईसीआर के जो भी लैब या इंस्टीट्यूट या आपके केवी के या आपकी यूनिवर्सिटी, इन पे आप जा सकते हैं। आपकी सीएसआईआर की जो लैब हैं उन पे आप जा सकते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन पे रिसर्च के लिए जा सकते हैं। या आपकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की जो लैब हैं उन पे आप जा सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की जो आपकी लैब हैं उन पे आप जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कहीं भी आप रिसर्च करना चाहते हैं वहाँ आप 2 महीने रिसर्च कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल रही है कि आप इसे यूपी जो सी एस टी यूपी फेलोशिप है जो, उसे आप अप्लाई करके उसमें आप सेलेक्ट होके ये कर सकते हैं, जिससे आपको 50,000 पर मंथ भी मिलेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, हमने देख लिया कब आते हैं फॉर्म या नोटिफिकेशन, मार्च में आ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको जब भी आएंगे मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसको देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होता है कि यहाँ पे सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होता है। कैसे होता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया जो इसका है वो मेरिट बेसिस पे होता है। अब मेरिट कैसा? आपका जो मेरिट है 10th 12th एंड आपका ग्रेजुएशन, टेंथ का 12th का और ग्रेजुएशन का मेरिट ली जाती है, उसके हिसाब से इसमें सिलेक्शन होता है। अब बात आती है, एक होता है यूपी बोर्ड जो स्टेट बोर्ड रहता है, एक होते हैं अदर बोर्ड। अदर बोर्ड में जो आपका सीबीएसई बोर्ड और आपके जो भी अदर बोर्ड हैं वो उनकी मेरिट अलग से बनती है और आपकी यूपी बोर्ड की मेरिट अलग से बनती है, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। यूपी बोर्ड की मेरिट अलग से बनती है और अदर बोर्ड की मेरिट अलग से बनती है। इसमें 50 सीट्स होती हैं, कभी 50 भी होती हैं, 60 भी होती हैं और 70 भी होती हैं। ऐसे इसमें 50 से 70 तक बीच में इसमें होती हैं। तो आपकी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में यदि मेरिट अच्छी है तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी बोर्ड्स की मेरिट अलग बनती है। जो स्टेट बोर्ड की है वो मेरिट अलग बनती है और अदर बोर्ड की अलग बनती है। तो स्टेट बोर्ड में जो मेरिट है और अदर बोर्ड में उसका किस हिसाब से उसकी मेरिट बनती है, तो आपका 10th का जो मेरिट है उसका 80%, उसका कितना 80%, और जो आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो 10th का है, 10th का जैसे आपका जो मेरिट है उसका 25% जुड़ेगा, और जो आपका 12th का है उसका 35% एंड 40% आपका ग्रेजुएशन का। कितना कितना? यदि आपका 10th का जो है, यदि आपका 10th का जो है 10th का जो भी मेरिट है उसका 25%, 12th का 35% एंड 40% ग्रेजुएशन का। जैसे आप समझ सकते हैं 80% मान लें आपका 10th में है, 80% आपका 12th में है, ग्रेजुएशन में भी 80% है। तो कैसे जुड़ेगा? 80% का 25%, तो ये आपका जुड़ेगा 20, कितना 20 मार्क्स जुड़ेंगे।
यदि 35% 80% का निकालेंगे तो ये आपका जुड़ेगा 28। यदि आप 40% निकालेंगे 80% का तो ये आपका हो जाएगा 32। तो ये जो तीनों हैं, ये आपका 8 2 10, 2 2 4, 4 3 7 1 8, ये आपका हो गया टोटल 80। ये आपका बना सिलेक्शन का क्राइटेरिया। इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। किसी के 80 होंगे टोटल, किसी के 81 होंगे, किसी के 84 होंगे, किसी के 85 होंगे। जैसे भी जो भी सिलेक्शन का जो भी जिसका जितना मेरिट होगा उस हिसाब से ये टोटल बनेगा। तो आपका 25% टेंथ का एंड 12th का 35% एंड ग्रेजुएशन का 40% मेरिट आपका इसमें लगता है। उससे आपका सिलेक्शन होता है। उस बेसिस पे आपकी ये 50 to 70 सीट्स भरी जाती हैं। फिर जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, इनको जब ये सिलेक्शन इनको हो जाने के बाद, सिलेक्शन जब इनका हो जाता है तो इनको एक मेल आती है। मेल आने के बाद ये लोगों को अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट भेजना होता है और वो लोग इस किसी भी जो भी इंस्टीट्यूट आप चॉइस के लिए भेजेंगे उसमें ये भेज देते हैं। वहाँ पे आप 2 महीने रिसर्च करेंगे और आपको जब आप रिसर्च के लिए जाएंगे तब आपको मंथली का जो भी फेलोशिप है वो मिलेगा, 25,000 पर मंथ मिलने लगेगा। तो यदि आपकी मेरिट अच्छी है और आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप ज़रूर उठा सकते हैं। और इससे संबंधित जो भी अपडेट है वो पाने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल में बने रहें। धन्यवाद।